हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभी तक जितने लेक्चर्स हम लोगों ने कर चुके हैं उन लेक्चर्स पे आपको मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ और लगभग 100 एमसीक्यू होंगे अपने पास। और इसमें से बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू हैं जो हमारे रिसेंट जो एम्स गोरखपुर का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आ सकते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सीरियस वे में लेके चलिएगा। ऐसा नहीं कि पिछले लेक्चर्स के ऊपर है तो आप जस्ट अ कैजुअल कि चलो ये एमसीक्यू हमें आते होंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सीरियस वे में लेके आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल और आई होप अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग एक साथ कर रहे हैं तो आप लोगों को एक कंटिन्यूटी बनी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक साथ बने हुए हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट दिखा रहे हैं और जिसकी हमें बहुत नीड भी है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एमसीक्यू रिलेवेंट हैं इसमें बहुत सारे एनेस्थीसिया से रिलेवेंट हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बतलाना है। ठीक है, इसका आंसर हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है क्वेश्चन में क्या है कि नॉर्मल आर्टेरियल पीएच पूछा गया है ना। आर्टेरियल ब्लड का जो है वो पीएच पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें कोई हिचकिचाहट आपको होनी नहीं चाहिए। आंसर सी इज द करेक्ट। 7.35 टू 7.45 है ना। इससे नीचे अगर जाओगे तो आपको एसिडोसिस देखने को मिलेगा और इससे इसके बियॉन्ड जाओगे तो आपको अल्कलोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज कॉज्ड बाय। तो जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, जो हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, इसका जो प्राइमरी कॉज है वो क्या है। तो यहाँ पे क्या है एसिडोसिस। तो एसिडोसिस का प्राइमरी कॉज जो हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा हाइपोवेंटिलेशन। ठीक है, पेशेंट जो है वो हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा। और इसका एक कॉज जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का डायरिया भी हो सकता है ना। उसके चलते भी क्या होगा, आपको बहुत सारे जो बफर हैं और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज होंगे जिसकी वजह से आपको एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज सीन इन। किस में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आपके ऑप्शंस हैं वोमिटिंग में देखने को मिल सकता है, डायूरेटिक थेरेपी में देखने को मिल सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिल सकता है और हाइपर वेंटिलेशन में। तो आपका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है मेन बफर सिस्टम ऑफ इन ब्लड। जो ब्लड में आपका बफर सिस्टम है ना, वो इनमें से कौन है। बफर सिस्टम इन ब्लड, तो फॉस्फेट है या प्रोटीन है या बाइकार्बोनेट है या हीमोग्लोबिन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है बाइकार्बोनेट SCO3-। ठीक है, नेक्स्ट है PaCO2 नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। तो नॉर्मल जो PaCO2 का वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका 20 to 30 नहीं होता है, 35 to 45 ये आपका करेक्ट वैल्यू है। बाकी ये दोनों भी इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 45 से एबव है। नेक्स्ट है ABG पैरामीटर रिफ्लेक्टिंग वेंटिलेशन। मतलब ABG का कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो वेंटिलेशन को दिखाता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका PaCO2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस अकर्स ड्यू टू। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस इनमें से किन कारणों से होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला जो ऑप्शन है हाइपोवेंटिलेशन, इधर हाइपर वेंटिलेशन है, इधर आपका रीनल फेलियर, इधर डायरिया। तो करेक्ट आंसर इज हाइपर वेंटिलेशन। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस इज कॉमनली कॉज्ड बाय। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस का कॉमन कॉज क्या होगा दोस्तों, डायरिया होगा या प्रोलॉन्ग वोमिटिंग होगा, शॉक होगा या रीनल फेलियर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रोलॉन्ग वोमिटिंग।
नेक्स्ट है हेंडरसन हेसलबीच इक्वेशन। एसिड बेस मैनेजमेंट में मैंने इसका नाम भी लिया था, आप जब लेक्चर देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है हेंडरसन हेसलबीच इक्वेशन, ये किससे रिलेवेंट है, उन इक्वेशन में किससे रिलेटेड ये इक्वेशन है। तो क्या ऑक्सीजन और पीएच से? नहीं। ये किससे? तो बाइकार्बोनेट और PaCO2 से रिलेवेंट जो है, सोडियम पोटेशियम से भी नहीं है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज आपका जो बी नंबर है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल बाइकार्बोनेट वैल्यू कितना होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पीएच कितना होता है ना, PaO2 कितना होता है, PaCO2 कितना होता है। तो ये डाटा के साथ आपको क्या रखना है, SCO3 माइनस बाइकार्बोनेट का वैल्यू नॉर्मल कितना होता है। तो नॉर्मल वैल्यू जो होगा वो 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दोस्तों यूनिट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है स्मॉल ब्रीदिंग। स्मॉल ब्रीदिंग जो है वो कब हमें देखने को मिल सकता है। तो स्मॉल ब्रीदिंग जो है वो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है दोस्तों। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जो है हमको वो देखने को मिलेगा। उसमें क्या होगा कि जो PaCO2 होगा वो बढ़ने लगेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कंपनसेशन इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस अकर्स वाया। अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एसिडोसिस में जो कंपनसेशन होगा वो कहाँ से होगा दोस्तों, तो वो हमारे लंग्स से होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लैक्टिक एसिडोसिस अकर्स इन। लैक्टिक एसिडोसिस किस में होगा, तो शॉक वाले में। ठीक है। लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है, कौन सा, लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है, तो जब हमारे शरीर में एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू होगा। तो ग्लूकोज से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज से पायरुवेट ना बन के सीधे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है। तो शॉक वाले कंडीशन में ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एबीजी सैंपलिंग। एबीजी सैंपल जो होता है हमारा, है ना, वो कहाँ से यूजुअली हम लेते हैं, फीमोरल वेन, जुगुलर वेन, रेडियल आर्टरी और क्यूबाइटल वेन। तो सबसे मोस्ट प्रिफरेबल साइड जो है हमारा रेडियल आर्टरी है। ठीक है। उसके बाद हिपेरिन। हिपेरिन इज यूज्ड इन एबीजी सिरिंज। क्यों किया जाता है, तो हिपेरिन क्या है दोस्तों, हमारा नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। तो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। अब ये क्या करेगा, तो क्लोटिंग को प्रिवेंट करेगा, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। क्योंकि देखो ये पीएच को अगर इंक्रीज करेगा तो हम वैसे भी एबीजी के सिरिंज में नहीं लेंगे। ठीक है। पेन रिड्यूस करेगा नहीं, वहां पर पेन का कोई रेलेवेंट नहीं है कोई, और क्लॉटिंग को ये प्रिवेंट करेगा, और ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव नहीं करेगा। ऑक्सीजनेशन को भी इम्प्रूव करेगा, तो जो एबीजी का हमारा एनालिसिस है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एनायन गैप नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। तो दोस्तों ये भी आप लोगों को बतलाया था, एनायन गैप के बारे में डिटेल से हम लोग लेक्चर कर चुके हैं एसिड बेस मैनेजमेंट में। इसका ये भी आपको बतलाया गया था कि किन कंडीशंस में जो है एनायन गैप जो है बढ़ता है, किन में जो एनायन गैप जो होता है वो कोई चेंजेज नहीं होते हैं, और किन में एनायन गैप जो है वो घटता है। ठीक है। तो दोस्तों इस पे सेपरेट वीडियो हो चुका है, आप लोग जाके देखें और करेक्ट आंसर करें। नेक्स्ट है हाई एनायन गैप एसिडोसिस सीन इन। अब हाई एनायन गैप एसिडोसिस जो है वो हमें कब देखने को मिलेगा, तो मैंने आपको प्रीवियसली क्या बतलाया कि जो एनायन गैप पे है हम लोग सेपरेट एक कंप्लीट लेक्चर किए हुए हैं, आप लोग जाके देखिए। और ये एग्जाम के रिलेटेड अगर एसिड बेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूछा जा सकता है। तो वो जो हमारा कंडीशन है वो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है PaO2 का नॉर्मल वैल्यू क्या है। ठीक है। तो ये आपका 80 to 100 mmHg हो जाएगा।
उसके बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कंपनसेशन जो होगा वो कैसे होगा, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेशन इज रीनल या मेटाबॉलिक या मिनिमल या कंप्लीट, तो मिनिमल होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एबीजी स्टैंड्स फॉर, तो दोस्तों ये तो आपको करेक्टली पता होगा, आर्टेरियल ब्लड गैस, है ना। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व सप्लाइंग टू वोकल कॉर्ड, कौन सा क्रेनियल नर्व, 9th नंबर, 11th नंबर, 10th नंबर या 12th नंबर, तो 10th नंबर जो वैगस नर्व होता है वो सप्लाई होता है, और ये सबसे बड़ा क्रेनियल नर्व है जिसकी सप्लाई आपके फेस में भी होता है, आपके थोरैसिक रीजन में भी होता है, और कहीं ना कहीं आपके कुछ एब्डोमिनल रीजन्स में भी इसकी सप्लाई जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स, एपिग्लोटिस क्या प्रिवेंट करता है, ब्रीदिंग को, क्यों ब्रीदिंग को प्रिवेंट करेगा भाई, कोई पर्पस ही नहीं है। स्पीकिंग को क्यों प्रिवेंट करेगा, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी जो है वो किस पोजीशन में डिक्रीज हो जाएगा, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी जो है तो हमारा जो सुपाइन पोजीशन होगा उसमें ये डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल एडल्ट टाइटल वॉल्यूम जो है ये दोस्तों ये भी बतलाने की जरूरत नहीं है, इस पे भी हम लोग सेपरेटली वीडियो कर चुके हैं। उसके बाद बॉयल्स लॉ रिलेटेड टू, तो बॉयल्स लॉ का जो इस पे भी सेपरेट वीडियो कर चुके हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर पे बेस्ड होता है, यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेटेड जो है इसका बॉयल्स लॉ का रिलेशन जो होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम का होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सिलेंडर कलर इन इंडिया, तो आप देखोगे ब्लैक विथ व्हाइट शोल्डर, ब्लैक जो है बॉडी होती है, व्हाइट जो है उसका शोल्डर होता है। ठीक है। ऐसा कुछ सिलेंडर आपको देखने को मिलता है, तो ये जो पार्ट होगा वो व्हाइट होगा, और ये जो पार्ट होगा ये ब्लैक होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ट्रैकिया डिवाइड्स एट, ट्रैकिया कौन से वर्टिब्रा के सामने जो आके है डिवाइड होता है। ठीक है, आपने देखा था ट्रैकियल रिंग, ऐसा कुछ, ये ट्रैकियल रिंग्स है ना, और ये है जो ट्रैकिया यहाँ पे डिवाइड हुआ कैराइना। ठीक है, तो ये जो पोजीशन, ये जो यहाँ पे कौन से वर्टिब्रा आएंगे, तो यहाँ पे आएगा T4 to T5 वर्टिब्रा। नेक्स्ट है सर्फेक्टेंट जो है वो रिड्यूस करता है, तो ये सर्फेक्टेंट है क्या दोस्तों, तो सर्फेक्टेंट जो है अल्वियोलाई में जो है सिक्रीट होते हैं, और इसका काम क्या होता है, तो अल्वियोलाई में जो फ्रिक्शन जनरेट होते हैं, या इसको हम सरफेस टेंशन भी बोल सकते हैं, जो जनरेट होता है इसको ये रिड्यूस करता है। अगर रिड्यूस नहीं करेगा तो अल्वियोलर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट्स, तो नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होता है एडल्ट्स में वो आपका 12 to 20 होता है, ये अभी एम्स में भी पूछा था, एम्स CRE 4 में ये पूछा था। नेक्स्ट है लेमिनार फ्लो जो होता है, लेमिनार फ्लो, तो इस पर भी सेपरेट लेक्चर हो सकता है, हो चुका है आपका। लेमिनार फ्लो का मैंने बताया था कि ये यूनिडायरेक्शनल और ट्यूब के थ्रू इनका जो है वो फ्लो हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, है ना, स्ट्रेट फ्लो। तो ये किस पे बेस्ड है, तो ये पॉस्सेलीज लॉ पे है बेस्ड। ठीक है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, तो ये आपका हो जाएगा थायराइड कार्टिलेज, है ना।
हमने लैरिंग्स पे भी सेपरेट लेक्चर हो चुका है दोस्तों। तो हम देखते हैं लैरिंग्स के कार्टिलेजेस। तो इसमें 2 टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं, एक पेयर्ड ग्रुप पेयर कार्टिलेजेस और दूसरा अनपेयर्ड। पेयर्ड में हम देखते हैं क्या, एरिटेनोइड, दूसरा कॉर्निकुलेट, तीसरा क्यूनिफॉर्म। और अनपेयर्ड में देखते हैं तो हमारा एपिग्लोटिस, दूसरा थायराइड और थर्ड इज क्रिकवाइड। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज इन। अब ये क्लोजिंग कैपेसिटी किसमें इंक्रीज होता है, तो एल्डरली पेशेंट्स जो होते हैं वो उसमें इंक्रीज होता है। ये भी आपके रेस्पिरेटरी के चैप्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, फिजिकल यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है दोस्तों, तो पास्कल। ठीक है, जूल नहीं होगा, वाट नहीं होगा, न्यूटन नहीं होगा। न्यूटन किसके लिए यूज करते हैं हम, फोर्स के लिए। ठीक है, कैलोरी के लिए हम जूल और वाट हम इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है नॉर्मल हार्ट रेट जो है एडल्ट में कितना होता है, तो दोस्तों नॉर्मल हार्ट रेट आपको पता होगा 60 to 100 होता है। कितना, 60 to 100 BPM। अगर 100 से ज़्यादा होगा तो टैकी कार्डिया होगा, और अगर 60 से बिलो होगा तो ब्रेडी कार्डिया देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ अप्लाइज। तो डाल्टन्स लॉ किसके लिए, गैसेस के डिफ्यूजन का जो था उसके लिए था। नेक्स्ट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट राइट। इस पर भी सेपरेट वीडियो हो चुका है दोस्तों, आप जाके देख सकते हो। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से हर एक एम्स में लगभग एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती ही रहती है ना, क्योंकि ये बहुत ही मेजर एस्पेक्ट से बिलोंग करता है, जो रेस्पिरेशन का हिस्सा है। जो भी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी या एनाटॉमी है वो हमारे एनेस्थीसिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको आपको स्किप नहीं करना है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर एक एग्जाम में उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मिल ही जाएंगे डेफिनेटली। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको राइट शिफ्ट कब होते देखेगा, तो जब आपको एसिडोसिस होगा, है ना, और एसिडोसिस होगा तो PaCO2 जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लार्जेस्ट एयरवे। तो ये सारे एयरवे ही हैं, ब्रोंकियोल, ट्रैकिया, अल्विलस और हम अपना लैरिंग्स। तो ये इसमें जो ट्रैकिया है ये आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन। तो इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल, डायफ्राम, स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो डायफ्राम होगा। नेक्स्ट है नॉर्मल SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 95 to 100 आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बतला चुका है, जो फिजिक्स रेलेवेंट टू एनेस्थीसिया हम लोग पढ़े थे चैप्टर अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड फिजिक्स, उसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको बतलाया था। नेक्स्ट है डेड स्पेस वेंटिलेशन इंक्रीजेज इन। तो ये कब होगा, डेड स्पेस जो वेंटिलेशन होगा कब इंक्रीज होगा आपको, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। किसमें दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। नेक्स्ट है CO2 इज ट्रांसपोर्टेड माइनली एज। तो सबसे ज्यादा जो CO2 है वो आपका बाइकार्बोनेट से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन भी मैंने बतलाया था आपको कैसे, 72 मल्टीप्लाइड बाई 70। तो ये हो जाएगा लगभग
5040 है ना, सॉरी 5040 या 5140 ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा, है ना। यानी टोटल 5 लीटर जो है आपका ब्लड, ये जो कार्डियक आउटपुट है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ब्लड वॉल्यूम इन एडल्ट्स, तो ये 5 से 6 लीटर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, जिसको हम लोगों ने अजय यादव के बुक में VQ देखा था, है ना, वेंटिलेशन परफ्यूजन, Q स्टैंड्स फॉर परफ्यूजन, ठीक है। तो ये एसिडोसिस में देखने को मिलेगा, या अल्कोलोसिस में, या हाइपोक्सिया में, या हाइपरग्लाइसेमिया, तो ये हाइपोक्सिया में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है CSSD स्टैंड्स फॉर, CSSD का जो है वो फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन स्टेरलाइजेशन मेथड जो है वो कौन सा है, स्टीम स्टेरलाइजेशन। ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन, ऑटोक्लेव्स किस पे ये मॉइस्ट हीट पे काम करता है ना। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, स्टीम अंडर प्रेशर, और प्रेशर कितना होता है 15 PSI, ठीक है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पूछा गया तो 121 डिग्री सेल्सियस इज द स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव टेम्परेचर। स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव प्रेशर की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 15 PSI। नेक्स्ट है इंडिकेटर फॉर स्टीम स्टेरलाइजेशन, यानी ऑटोक्लेव की बात कर रहा है ये, तो ये हो जाएगा आपका जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। नेक्स्ट है बोविडिक्स टेस्ट जो है, बोविडिक टेस्ट जो है वो क्या चेक करता है, तो एयर लीक को चेक करता है। नेक्स्ट है ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन हम यूज करते हैं किसके लिए, सॉरी ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन जो है हम किसके लिए यूज करते हैं, हॉट एयर ओवन के लिए। ETO स्टेरलाइजेशन किसके लिए हम यूज करते हैं, तो जो हीट सेंसिटिव आइटम्स होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इंडिकेटर्स जो टेप होते हैं, केमिकल इंडिकेटर जो टेप होते हैं, चेंजेज कलर ड्यू टू, किसके चलते कलर जो है वो चेंज करते हैं दोस्तों, तो टेम्परेचर के चलते, ठीक है। नेक्स्ट है CSSD वर्कफ्लो स्टार्ट्स फ्रॉम, तो जो सॉइल्ड एरिया जो होता है, सॉइल्ड एरिया से CSSD का वर्कफ्लो जो है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है आइडियल CSSD लेआउट इज, तो कैसा होना चाहिए आपका यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट है फ्लैश स्टेरलाइजेशन जो है हम किस लिए यूज करते हैं, तो इमीडिएट यूज करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इमीडिएटली यूज करना है तो हम फ्लैश स्टेरलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल की बात करें तो वो 10⁻⁻6 होता है। लिनेन जो आपके होते हैं, लिनेन ड्रेसेस जो हम यूज करते हैं, या तो इसका स्टेरलाइजेशन हम किस में करते हैं दोस्तों, ड्राई हीट स्टीम स्टेरलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेरलाइजेशन किल्स, किसको किल करता है, तो कह रहा है कि वेजिटेटिव फॉर्म ओनली, स्पोरिक फॉर्म ओनली, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस ओनली, तो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन डिफर्स फ्रॉम स्टेरलाइजेशन, जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है वो स्टेरलाइजेशन प्रोसेस से कैसे डिफर करता है, तो कह रहा है कि ये बेटर है, ये फास्टर है, डज नॉट किल स्पोर्स और किल ऑल, तो करेक्ट आंसर इज डज नॉट किल स्पोर्स। डिसइंफेक्शन जो है वो स्पोर्स को किल नहीं करता है। नेक्स्ट है पैकेजिंग मटेरियल मस्ट बी, जो भी हम CSSD में पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं इसके बारे में सेपरेट लेक्चर हुआ था दोस्तों, आप लोग जाके पढ़ें। वाटरप्रूफ के लिए, नॉन पोरस के लिए, परमिएबल टू स्टीम, स्टीम से परमिएबल होना चाहिए वो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज एरिया ह्यूमिडिटी शुड बी, कितना होना चाहिए लगभग, तो ये आपका 30 to 60% होना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ लाइफ ऑफ स्टाइल पैक डिपेंड्स ऑन, सेल्फ लाइफ ऑफ स्टाइल पैक्स डिपेंड्स ऑन टाइम ओनली, एविडेंट रिलेटेड डेट ओनली, तो
एविडेंस रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन डेट्स ओनली जो होता है, स्टाइल पैक्स जो होते हैं वो डेट उसमें मेंशन रहता है कि इस तारीख को आपने स्टाइल किया और इस तारीख को जो है ये लैप्स कर जाएगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया, तो WTG मॉर्टन साहब जो है वो 1856 को ईथर एनेस्थीसिया का जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन किया था। ठीक है, फर्स्ट इनहेलेशनल एजेंट तो आपका ईथर एनेस्थीसिया ही यूज किया था। और क्लोरोफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था किन्होंने? जॉन स्नो ने, है ना। और रेट्रोग्रेड इंटुबेशन इंडिकेट करता है क्या? डिफिकल्ट एयरवे को। नेक्स्ट है एंट्री पॉइंट फॉर रेट्रोग्रेड इंटुबेशन, तो ये थायराइड मेम्ब्रेन आपने देखा था कि ऊपर जो क्रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन था वही हमारा बेस्ट पॉइंट था जहां से हम रेट्रोग्रेड इंटुबेशन की एंट्री कराएंगे। एडवांटेजेज ऑफ रेट्रोग्रेड इंटुबेशन तो क्या था? तो नो माउथ ओपनिंग रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेट्रोग्रेड इंटुबेशन, तो कॉम्प्लिकेशन क्या है दोस्तों? हाइपोटेंशन होगा, ब्लीडिंग होगी, एरिथमिया होगा, निमोनिया होगा, है ना। तो इसमें आपको दोस्तों हाइपोटेंशन तो नहीं होगा, निमोनिया नहीं होगा, एरिथमिया नहीं, ब्लीडिंग के चांसेस हैं थोड़े बहुत। नेक्स्ट है सक्शन प्रेशर इन एडल्ट, ये भी दोस्तों इस बार MCRE 4 में पूछा था। तो सक्शन प्रेशर एडल्ट पेशेंट के लिए 100 to 150 mmHg हो जाएगा। पर्पस ऑफ सक्शनिंग क्या है? तो क्लियर एयरवे सिक्रीशंस, पेन रिड्यूस नहीं करता ये। ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन जो है हम किस लिए यूज करते हैं? ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन थायराइड सर्जरी के लिए, आई सर्जरी के लिए, पेल्विक सर्जरी के लिए, न्यूरो सर्जरी के लिए। तो किसके लिए हम यूज करेंगे दोस्तों? ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन जो है हम लोग यूज करेंगे न्यूरो सर्जरी। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रेंडेलनबर्ग हेल्प्स इन GERD। GERD क्या है दोस्तों? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर में क्या होना है? एस्पायरेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाता है? एस्पायरेशन का रिस्क बढ़ जाता है, और इसीलिए हम क्या करेंगे? रिवर्स ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा? हम हेड इंड जो है वो अप रखेंगे और जो फुट इंड होगा वो डाउन रखेंगे। लिथोटमी पोजीशन का क्या रिस्क है दोस्तों? है ना, लिथोटमी पोजीशन का क्या? तो हाइपोटेंशन हो सकता है, नर्व इंजरी हो सकता है, एस्पायरेशन, न्यूमोथॉर्क्स, तो नर्व इंजरी। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन कॉम्प्लिकेशन क्या है दोस्तों? प्रोन पोजीशन का कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो प्रेशर इंजरी इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है सुपाइन पोजीशन रिस्क क्या है? हाइपोथर्मिया, एस्पायरेशन। नेक्स्ट है लैटरल पोजीशन प्रिवेंट एस्पायरेशन, तो जो लैटरल पोजीशन है वो रिकवरी पोजीशन भी एक तरीके से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैडिंग इज डन टू प्रिवेंट, पैडिंग क्यों करते हैं? ताकि नर्व डैमेज ना हो। हेड लो पोजीशन इंक्रीजेस द वीनस रिटर्न, हेड लो कर दिया, फुट अप हो गया तो वीनस रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, अच्छे से होगा, वीनस पुलिंग नहीं होगी। सक्शन कैथेटर साइज हम फ्रेंच में मेजर करते हैं। ठीक है, और फ्रेंच को बेसिकली हम FR ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सक्शन कैथेटर पर। क्लोज सक्शन सिस्टम जो है वो हम ICU वेंटिलेटेड पेशेंट में हम यूज करते हैं। एनेस्थीसिया का फर्स्ट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन अभी मैंने आपको बताया 1846 में हुआ था, और WTG मॉर्टन ने किया था ये। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस। कॉमन नर्व इंजरी इन लिथोटमी, तो पेरोनियल नर्व जो है। ठीक है, ये इससे रेलेवेंट ऊपर भी क्वेश्चन कर चुके हैं। शोल्डर ब्रेसेस यूज फॉर ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन। उसके बाद सिटिंग पोजीशन रिस्क क्या है दोस्तों?
तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है सक्शनिंग शुड बी डन फॉर, तो 10 to 15 सेकंड के लिए हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत होगा, इंजरी होगी, हाइपोक्सिया हो सकता है। रेट्रोग्रेड इंटूबेशन गाइड वार एग्जिट्स थ्रू, तो नोज से भी हो सकता है और माउथ से भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए बोथ इसका आंसर हो जाएगा। रिक्वायर्ड कार्टिलेज इज एट लेवल ऑफ C6। नेक्स्ट है कॉमन एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन विदाउट सक्शन, अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लर्स पोजीशन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सिटिंग पोजीशन। नेक्स्ट है पैडिंग अंडर एल्बो प्रिवेंट्स इंजरी टू, एल्बो के नीचे पैडिंग कर रहे हैं यानी हम अल्नर नर्व को जो है इंजरी से बचा रहे हैं। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया बिफोर ईथर वाज, तो ओपियम जो था, ओपियम प्लांट जो था वो था। CSSD इज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, और इनकरेक्ट पोजिशनिंग लीड टू, क्या हो सकता है, मेडिकल लीगल इश्यूज को वो जन्म देगा। नेक्स्ट है रेट्रोग्रेड इंटूबेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो लोकल नेक इन्फेक्शन अगर होगा तो उसमें हम कॉन्ट्राइंडिकेट रखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ OT टेक्नोलॉजी इज पेशेंट सेफ्टी, क्योंकि हमें पोजीशनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है और फर्दर उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो थैंक यू फॉर टुडे, और बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।